सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। मॉनसून सत्र के दौरान हुआ शानदार कामकाज। राज्यसभा से 14 और लोकसभा से 21 विधेयकों को मिली मंजूरी। उच्च सदन में 74% काम। लोकसभा में साल 2000 के बाद से सबसे ज्यादा 118% कामकाज। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल का 1 साल पूरा। सक्रियता के साथ 1 साल में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का किया दौरा। छात्रों, किसानों, वैज्ञानिकों समेत समाज के हर तबके से हुए रूबरू। राज्यसभा के सभापति के तौर पर लिए कई अहम फैसले। 24 जुलाई को दिन भर कार्यवाही का संचालन कर बनाया रिकॉर्ड। केरल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 29 लोगों की मौत। राहत और बचाव में जुटी सेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें। 50,000 से ज्यादा लोगों ने ली 439 राहत शिविरों में पनाह। केंद्रीय गृह मंत्री कल करेंगे राज्य में बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा। कड़ी सुरक्षा के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता में रैली आज। असम एनआरसी के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के बाद पश्चिम बंगाल में पहली जनसभा। एनआरसी मुद्दे पर कोलकाता को छोड़कर आज राज्य भर में प्रदर्शन करेगी टीएमसी। और लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया का निराशाजनक प्रदर्शन। इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम 107 रन पर ढेर। जेम्स एंडरसन ने 20 रन देकर लिए 5 विकेट। सीरीज में मेजबान टीम 1-0 से आगे। संसद का मॉनसून सत्र बेहद सफल रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हुआ था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि सत्र में हुई 17 बैठकों के दौरान अच्छा खासा कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की उत्पादकता 74% से अधिक रही। पिछले सत्र के मुकाबले ये उत्पादकता 3 गुना अधिक है। राज्यसभा ने इस सत्र में 14 विधेयकों को मंजूरी दी। सभापति ने SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले 123वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने को शानदार बताया। सभापति ने बताया कि 91 सवालों का मौखिक जवाब दिया गया। शून्यकाल में 120 मुद्दे उठाए गए। सदन ने 4 दिन तक तय समय से अधिक बैठकर काम किया। विभिन्न समितियों की 146 रिपोर्ट सदन में रखी गई। As the monsoon session of Parliament concludes today, it is time for us to take stock of what this August House could do and could not do during the session. Of the 18 scheduled sittings, the House decided to take leave on the occasion of Guru Purnima Day, and so we had 17 sittings at our disposal. On another day, the House was adjourned on the day as a mark of respect to former Chief Minister of Tamil Nadu, late Dr. Kalingar Karunanidhi, after making obituary reference. Going by the trend of the previous 2 sessions, the media forecast for this session has been that this would be also a washout, with election fever setting in. I am glad, and so would all of you, that for once, media has been proved wrong. I compliment all of you for the same, though it's not to my full satisfaction, but still. Southwest monsoon is very critical for the economy of our country, and it has been by and large normal, with only about 5% deficit in rainfall so far. And the monsoon session of Parliament also brought new tidings, making a break from the last 2 sessions, which much to the delight of all those who have a stake in our parliamentary democracy. With a productivity of more than 74%, measured in terms of the functional time against the total time available, this session proved to be about 3 times more productive than the last budget session, whose productivity was only about 25%. This is a remarkable improvement, and the credit goes to all of you. Still, I am not fully happy. As far as the legislative output is concerned, this August House has passed 14 bills during this session, while only 10 bills could be passed during the last 2 sessions put together. लोकसभा की कार्यवाही भी कल अनिश्चितकाल के लिए
स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बताया कि मॉनसून सत्र पिछले 2 सत्रों के मुकाबले अधिक उत्पादक रहा। इस सत्र में निर्धारित समय से 20 घंटे से भी ज्यादा काम हुआ। स्पीकर ने बताया कि इस सत्र में कुल 17 बैठकें हुई जो 112 घंटे तक चली। इस सत्र में सरकार के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा और वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव पर 20 जुलाई 2018 को 11 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई। इस चर्चा में 51 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 22 सरकारी विधेयक पेश किए गए। कुल मिलाकर 21 विधेयक पारित किए गए। इस सत्र में लोकसभा ने समाज कल्याण से जुड़े ऐसे विधेयक पारित किए हैं सबने मिलके, जिसका व्यापक प्रभाव समाज के वंचित वर्गों के हितों पर पड़ेगा। जैसे संविधान संशोधन विधेयक, जिसके पारित होने से राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक रूप से गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसी प्रकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां संशोधन विधेयक भी पारित किया गया है। राज्यसभा में कल 3 तलाक से जुड़े मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक और उससे जुड़े संशोधनों पर आगे की चर्चा नहीं हो पाई। इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई। दोपहर 2:30 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि राजनीतिक दलों के बीच आम राय नहीं बन पाने के कारण इस विधेयक को नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक बिल, वो बिल अभी नहीं ले रहे, कारण क्या है, आपस में एक मत नहीं हो पाया। इसको ध्यान में रख के कृपया सब लोग लास्ट डे उसको भी ध्यान में रख के स्मूथली आगे बढ़ने के लिए प्रयास करिए। 3 तलाक विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस विधेयक को लटका रही है। वहीं कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इस विधेयक पर पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इसका सीधा सीधा जिम्मेदार कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने डे 1 से इसको लटका करके रखा है। उन्होंने फिजूल में सेलेक्ट कमेटी का बात छेड़ा। पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने मौजूदा सत्र के दौरान 3 तलाक से जुड़ा विधेयक पारित नहीं होने पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि संसद का मानसून सत्र पिछले 2 सत्रों से काफी बेहतर था। I think this session is much better than the last 2 sessions. Our productivity is in this session is more than 74%, and it's 140% more than the earlier 2 sessions. And most of this session is dedicated to social justice. We have passed Constitution Amendment 123 bill, which gave status to the constitutional status to the OBC, and also SC/ST atrocities will also. So it's a good session. देखिए, हमने काफ़ी कोशिश की थी कि हम मुस्लिम्स महिलाओं को लेकर जो ट्रिपल तलाक का बिल है उसको लेकर सकें, पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है लगातार इस बिल का विरोध कर रही है, जबकि लोकसभा में उसने इस बिल को पारित भी किया था और अभी हम 3 संशोधन भी उसके अंदर लेकर आए थे, पर उसके बाद भी हमारी कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस उसको पास करने के लिए तैयार नहीं थी। एनआरसी इशू के ऊपर भी मैं समझता हूं उनको लग रहा था कि पहले सरकार शायद डिफेंसिव होगी, पर साफ साफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि दूसरी विरोधी पार्टियां ये स्पष्ट करें कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहती हैं कि नहीं चाहती। और फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी सीधा सीधा यह जवाब दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। राज्यसभा ने कल दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। विधेयक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को राहत दी गई है। बिल में प्रावधान है कि एमएसएमई क्षेत्रों के रेजोल्यूशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों पर एनपीए और गारंटरों से संबंधित मानदंड लागू नहीं होंगे। साथ ही संहिता के प्रावधानों को एमएसएमई पर लागू करते समय सरकार उसमें बदलाव कर सकती है या फिर उन्हें हटा सकती है। वहीं घर या फ्लैट खरीदने वालों को भी क्रेडिटर्स माना गया है ताकि उन्हें भी रेजोल्यूशन के बाद पैसा मिल सके। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार एनसीएलटी के तहत कोर्ट की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है।
तो कोर्ट्स के स्ट्रेंथ बढ़ा के एनसीएलटी की नंबर ऑफ कोर्ट्स, जुडिशियल मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स बढ़ाने का काम, और दूसरी तरीके से एक ग्रुप बिठाया है जो देख रहे हैं कि एनसीएलटी में जो 40,000 के करीब केसेस हैं उसमें अगर कुछ केसेस बहुत सरल रूप के हैं जो कंपाउंडेबल हो सकते हैं, आसानी से खत्म हो सकते हैं पेनल्टी लगा के, नॉन डिस्क्रिशनरी पेनल्टी, इससे एनसीएलटी का भार कम और रेजोल्यूशन तेज गति से हो सके। राज्यसभा से कल वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्य प्रभार और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक 2018 को भी मंजूरी मिल गई। चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि उच्च न्यायालयों में सरकार ने जजों की अधिकतम नियुक्तियां की हैं। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर करीब 5,000 पद जजों के खाली पड़े हैं, लेकिन राज्य सरकारें उसमें कदम नहीं उठा रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार जजों की भर्ती के लिए आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर ऑल इंडिया सर्विसेज की पक्षधर है, जिसमें एससी, एसटी या दलितों को रिजर्वेशन मिल सकेगा। इस विधेयक में वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्य प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग संशोधन विधेयक में न्यायालयों के क्षेत्र में विस्तार और कारोबार को सुगम बनाने के विधायी उपायों को सुदृढ़ बनाने का प्रावधान है। बहुत पीड़ा से कहना चाहता हूं, बार बार मैं जुडिशरी को सम्मान से कहता हूं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी, वकीलों को स्थान मिलना चाहिए। ये मेरा प्रयास चल रहा है और चलेगा। मेरी प्रामाणिकता, मैं हाउस में बार बार कहता हूं कि महिलाएं, दलित वर्ग के लोग अधिक से अधिक जज बने, ये मेरी पूरी कोशिश है और मैं उसको प्रयास करता रहूंगा। इसके अलावा लोकसभा ने कल मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से विवादों के समाधान के लिए संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही मध्यस्थता के मामलों को तेजी से निपटाने में भी मदद मिलेगी और भारत में व्यापार करने का माहौल और सुगम होगा। विधेयक के प्रावधानों के तहत संबंधित पक्ष अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए शीर्ष अदालत की ओर से नामित मध्यस्थ संस्थानों और अन्य मामलों में संबंधित उच्च न्यायालयों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। संशोधन के जरिए स्वतंत्र निकाय भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना की जाएगी। ये परिषद मानदंडों को निर्धारित करके मध्यस्थ संस्थानों को ग्रेड और मध्यस्थों को मान्यता प्रदान करेगी। में हमने अननेसेसरी एडजर्नमेंट पर बंधन लगाया है। यू कैन नॉट टेक अननेसेसरी एडजर्नमेंट बिकॉज ए होल टाइम फ्रेम हैज बीन फिक्स्ड, एंड इफ एन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिकम्स नोटोरियस for only long adjournment and delayed disposal of cases, people will not go to that institution. Therefore, the whole grading of arbitration institution will also take into account as to how much time is being spent in disposal of cases there. केरल में आई बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालात के मद्देनजर इडुक्की समेत आसपास के इलाकों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केरल में आई बाढ़ का मुद्दा कल संसद के दोनों सदनों में भी उठा। केरल में आई बाढ़ और इससे हुए नुकसान का मुद्दा शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में उठा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान केरल से सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने केरल में आई बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। सर, द पीपल ऑफ केरला आर सफरिंग ए लॉट सर, इज फेसिंग ए सीरियस सिचुएशन बिकॉज ऑफ फ्लड्स। सर, my request is that the central government should entrust the air force, the navy, the army, all to protect the Kerala people. लोकसभा में भी सांसदों ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। सीपीएम के पी करुणाकरण ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ही केरल को बड़ी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। उन्होंने केरल को विशेष आर्थिक मदद देने की मांग की। वहीं केरल की अलप्पुझा सीट से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल में भारी बारिश की वजह से पैदा हुए हालात पर चिंता जाहिर की। Sir, this is the third consecutive natural calamity that we are facing. One was the Oki, and the other was the natural calamity in Kuttanad and Alleppey, and third one is this. So we request that the government has to take it as a special issue and give all assistance. I am requesting the Honorable Home Minister. We need Navy assistance. We need Coast Guard assistance. All disaster management we need, and also a special financial package should be given to the state of Kerala. Madam Speaker. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस पर चिंता जताते हुए सदन को बताया कि केरल में आई बाढ़ से निपटने के लिए सरकार हर मुमकिन मदद मुहैया कराएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने सहयोगी मंत्री किरण रिजिजू को स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर भेजा है। केरला में फ्लड सिचुएशन के कारण क्राइसिस पैदा हुई है
और आज के कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने सहयोगी श्री किरण रिजिजू उनको मैंने वहाँ पर भेजा था वो सर्वेक्षण करने के लिए, जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। आज भी मैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी बात हमारी नहीं हो पाई है। लौटने के बाद पुनः उनसे मैं बात करूंगा। इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिस भी प्रकार के असिस्टेंस की जरूरत होगी वो असिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से केरल में कई नदियां उफान पर हैं। रविंद्र शोराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और केरल में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा दी है। राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 54,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के 14 जिलों में से 7 उत्तरी जिलों में थल सेना की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने और अस्थायी पुलों के निर्माण में मदद मिले। राज्य के लगभग सभी 40 नदियां उफान पर हैं। राज्य के 439 राहत शिविरों में कुल 53,501 लोगों को रखा गया है। कई जगहों पर सड़कें धंस जाने के कारण पर्यटकों को पर्वतीय इडुक्की जिले में दाखिल होने से रोका गया। कोझिकोड और वायनाड में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए थल सेना के जवान छोटे छोटे पुल बना रहे हैं। वहीं कोच्चि में पेरियार नदी और इडुक्की में चेरुथोनी नदी के पास रह रहे लोगों को वहां से हटने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के 58 बांधों में से 24 के जलाशयों में पानी क्षमता से ज्यादा भर गया है, जिस वजह से को स्लुइस गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। करीब 26 साल के बाद गुरुवार को एक शटर खोला गया। कल केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल और एनडीआरएफ की ओर से चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्यों और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह कल केरल के दौरे पर जाएंगे। इस बीच गृहमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात करके उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार केरल में हालात की लगातार निगरानी कर रही है। उधर पुदुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने केरल के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। साथ ही नारायणसामी ने केरल में राहत सामग्री भी पहुंचाई है। केरल के पर्यटन मंत्री कडकम्पल्ली सुरेंद्रन ने बताया कि 24 विदेशी पर्यटकों समेत कम से कम 50 पर्यटकों को मुन्नार के प्लमजुड़ी रिजॉर्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और ये पर्यटक बुधवार से रिजॉर्ट में फंसे हुए थे। वहीं केरल विधानसभा के नेता विपक्ष रमेश चेन्निथला ने पेरियार नदी का दौरा किया। उन्होंने नदी के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। Well, the situation in Kerala is extremely bad. I mean, this is completely unprecedented rain, which never happened before like this, not in our memory at all. So, out of 14 districts in Kerala, 11 are underwater, and whole lot of places are cut off due to landslide. So we have enormous problem. We'll have possibly thousands and lakhs of people who have to be moved into shelter homes, provided with drinking water, sanitation, food, medical aid. So all these, the central and the state government together are working. The Honorable Prime Minister spoke to the Honorable Chief Minister of Kerala, and we are provided the complete armed forces, the Air Force, Navy, as well as the Army. They are all there. The central relief teams are there. So we are rushing more forces out there, and whatever is required by the state government, we are providing. And the Chief Minister apparently is pretty happy with the kind of assistance which the government of India is providing. And the Honorable Home Minister, Mr. Rajnath Singh Ji, and on Sunday he's going to spend the whole day in Kerala, and he's going to get a first-hand impression of what is happening, and also have a coordination meeting to ensure that whatever is required from the center, that is provided. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू ने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्होंने उच्च सदन में सांसदों की सुविधा और सार्थक बहस के लिए कई नए प्रयोग किए और कई प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी वो बेहद सक्रिय रहे हैं। एम वेंकैया नायडू ने अपने ओजस्वी संबोधनों से देश की युवा पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के साथ ही देश और मातृभाषा के लिए समर्पण के भाव को जागृत करने का काम किया। कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने ट्वीट करके मौजूदा मानसून सत्र को होप ऑफ द ईयर बताया। तो बजट सत्र 2018 और शीतकालीन सत्र 2017 को भूलने वाला पल करार दिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस साल मानसून सत्र में 24 जुलाई को दिन भर सदन की कार्यवाही का संचालन करके नई मिसाल कायम की। उन्होंने अपने इस बयान को मोस्ट ऑफन यूज्ड कोट्स ऑफ द ईयर बताया। Let the government propose, let the opposition, if they want, oppose. Let the government propose, let the opposition oppose, let the house dispose.
राज्यसभा के सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू ने कई ऐसे अहम फैसले लिए जो संसदीय इतिहास में नजीर बन गए। इनमें 3 महीने के भीतर राज्यसभा के 3 सदस्यों को अयोग्य ठहराया जाना शामिल है। सभापति ने अपने विवेक और संसदीय प्रक्रिया के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा को हटाने से जुड़े नोटिस को 3 दिन में खारिज करके असाधारण फैसला लिया। राज्यसभा में अवरोधों को दूर करने और बेहतर कामकाज के इरादे से नियमों की व्यापक समीक्षा के लिए सभापति ने 17 मई 2018 को 2 सदस्यीय समिति गठित की। इस साल मॉनसून सत्र से राज्यसभा में सांसदों के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में भाषांतरण की सुविधा शुरू हो गई है। साथ ही सदस्यों को ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। उपराष्ट्रपति के तौर पर भी एम वेंकैया नायडू का अब तक का 1 साल का कार्यकाल बेहद व्यस्त रहा है। इस दौरान उन्होंने 29 में से 28 राज्यों का दौरा किया, शिक्षा से जुड़े कई संस्थानों में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अपने संबोधनों से देश के विकास के लिए जरूरी पहलुओं पर प्रकाश डाला। मैं एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति बने। मैं विधि द्वारा स्थापित उपराष्ट्रपति के तौर पर एम वेंकैया नायडू का अब तक का 1 साल का सफर बेहद ही शानदार रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस दौरान हमेशा सार्वजनिक जीवन में उच्च मानदंडों का पालन किया। उपराष्ट्रपति को जब भी मौका मिला उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उपराष्ट्रपति का हमेशा सामाजिक समरसता पर जोर रहा है। Now the time has come for every Indian to display a similar sense of selfless dedication and a missionary zeal to build a new India in the next 5 years. An India which is free of corruption. An India which is free of casteism. An India which is free of communalism. An India which is free of terrorism. An India which is free of illiteracy. An India which is free of black money. An India which is free of gender discrimination and atrocities against the meek and weak. That is the need of the hour. उपराष्ट्रपति का हमेशा मानना रहा है कि सरकार को जनहित को ध्यान में रखकर योजनाएं बनानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने हमेशा ही अपने समय का सदुपयोग लोगों की बेहतरी के लिए किया। 1 साल के कार्यकाल में ही उपराष्ट्रपति ने 29 राज्यों में से 28 राज्यों का दौरा किया। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़ और पुदुचेरी का भी दौरा किया। ये किसी भी उपराष्ट्रपति के लिए 1 साल में रिकॉर्ड है। बागडोगरा एयरपोर्ट पर लंबे वक्त तक इंतजार के बाद खराब मौसम की वजह से उपराष्ट्रपति का सिक्किम दौरा स्थगित करना पड़ा था। पहले साल में ही पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों का दौरा करने वाले वे पहले उपराष्ट्रपति बने। अगर दिल्ली से बाहर घरेलू दौरों की बात करें तो यह संख्या 60 हो जाती है। उपराष्ट्रपति ने 1 साल में 313 बड़े आउटडोर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उपराष्ट्रपति हमेशा लोगों के लिए सर्वसुलभ रहे हैं। पिछले 1 साल में हर दिन उपराष्ट्रपति 450 से ज्यादा लोगों से मिले हैं। उपराष्ट्रपति और सभापति के तौर पर व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद एम वेंकैया नायडू हमेशा आलेख लिखने का समय निकालते रहे हैं। उपराष्ट्रपति औसतन हर दिन 12 से ज्यादा कार्यक्रम में शामिल हुए। हर सप्ताह 1 से ज्यादा घरेलू दौरे पर रहे। हर महीने 1 से ज्यादा आर्टिकल लिखा। हर सप्ताह 4 से ज्यादा भाषण दिए। देश के 56 विश्वविद्यालयों का दौरा करने के अलावा 29 दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का सार्वजनिक कार्यक्रमों में छात्रों, युवाओं, किसानों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जोर रहा। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान, शोध और संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी हमेशा जोर दिया। विज्ञान और अनुसंधान से जुड़े 15 संस्थानों का दौरा किया। 1 साल के दौरान उपराष्ट्रपति का एक विदेश दौरा हुआ है जिसमें 3 देश शामिल थे। ये देश हैं ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू। ग्वाटेमाला और पनामा के लिए भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा था। तीनों देशों के राष्ट्रपति और इन देशों के सीनेट के अध्यक्ष के साथ उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने भारत के दौरे पर आए 22 देशों के नेताओं से भी मुलाकात कर आपसी हितों से जुड़े मामलों पर चर्चा की। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर कल राज्यसभा सचिवालय ने संसद भवन में पौधा लगाने का कार्यक्रम रखा, जिसमें उपराष्ट्रपति ने हिस्सा लिया और पौधा लगाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अच्छा काम करने के लिए पौधा लगाना प्रमुख कार्यक्रम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम युवा पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी होगा। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा चेयरमैन 1 साल समय पूरा होने का शुभ अवसर पर हमारा सचिवालय ने यहाँ पेड़ लगाने का एक अच्छा कार्यक्रम लिया है। मैं चाहता हूँ कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहे, काम करना चाहिए तो ऐसी कामों में पेड़ लगाना एक प्रमुख कार्यक्रम होना चाहिए। कारण क्या है, पर्यावरण परिरक्षण देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रीन, क्लीन ये बहुत ज़रूरी है। कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज और हमारा नया पीढ़ी को भी प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर हैं। वो अब से कुछ देर बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई के 56वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह के बाद प्रधानमंत्री IIT बम्बई में ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के नए भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली ये रैली काफी अहम मानी जा रही है। असम में NCR का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद ये राज्य में बीजेपी की पहली रैली होगी। और हम यहाँ प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और ये पॉलिटिकल में इस प्रकार का जो इथिक्स होते हैं, ये मैंने देश में कहीं पर भी नहीं देखा। ये इथिक्स का पालन भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि रावण की परंपरा का निर्वहन यहाँ पर TMC कर रही है। जिस प्रकार लंका ध्वस्त हो गई थी, उसी प्रकार TMC की सरकार भी आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगी। इधर सत्तारूढ़ TMC असम में NRC के मसौदे के प्रकाशन के विरोध में आज पूरे राज्य में रैलियां निकालेगी। तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चैटर्जी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोलकाता को छोड़कर राज्य के दूसरे हिस्सों में रैलियों का आयोजन होगा। कोलकाता में रविवार को रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर के दौरे पर जाएंगे और राजस्थान में पार्टी के चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी आज रामलीला मैदान में राज्य भर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बात खेलों की। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पहली पारी 107 रनों पर सिमट गई। भारत के लिए आर अश्विन ने 29, विराट कोहली ने 23 और अजिंक्य रहाणे ने 18 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा क्रिस वोक्स ने 2 तो स्टुअर्ट ब्रॉड और सैम कुरन ने 1-1 सफलता हासिल की। बारिश की वजह से पहले दिन टॉस नहीं हुआ था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आखिर में एक नजर डालिए देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल और विशेष में देखिए सभापति का 1 साल। नमस्कार।